नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं सुरेंद्र सिंह आपका फिर से आपके अपने चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जीडी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज है प्रैक्टिस सेट 9। तो आज हम क्या कुछ करने वाले हैं, कुछ नए सवालों के साथ भाई आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए क्या कुछ है आज के सवालों में, तो चर्चा करते हैं उनकी वन बाई वन। देखिए भाई जरा, तो ये है आज का पहला सवाल। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में, इवन एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। देखें भाई जरा क्या है कहानी इस सवाल में। तो अनिल नाम का व्यक्ति है और उसने अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 हिस्सा पूरा कर लिया। यानी कि अगर सुबह के 10 बज रहे हैं तो उसने अपनी यात्रा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया। ठीक है, फिर क्या कहा गया, 1 बजे तक 1 बजे तक उसने 4/5 हिस्सा पूरा कर लिया था, ये कहा गया। अब आप जरा ये बताओ कि उसने अपनी यात्रा शुरू कब की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने पता लगाना है। तो टाइमिंग आप देख पा रहे हैं, सुबह की है सारी टाइमिंग। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि 2 और 5, ये हमने इसका एलसीएम मान लिया और इस एलसीएम को हम नाम देंगे डिस्टेंस। तो हमने कहा कि डिस्टेंस जो है वो टोटल 10 है। अब 1/5 कितना होगा, अगर हम इस 1/2 पूछते हैं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 यूनिट। और 4/5 कितना होगा, तो 10 का अगर मैं 4/5 निकालता हूं तो कितना आएगा, 8 यूनिट। आप ये कह सकते हैं कि मैं सुबह तक 10 बजे तक तो 5 यूनिट चल चुका था और 1 बजे तक 8 यूनिट। यानी कि अगर हम देखें तो हम 3 यूनिट चल रहे हैं कितने आवर में, 10 बजे से 1 बजे, यानी कि 3 घंटे में। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट हम चलते हैं 1 घंटे में। तो हमने ये 5 यूनिट का डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल किया होगा, तो आप कहेंगे सर 5 घंटे में। यानी कि मुझे जब 10 बजे तक मैं पहुंचा तो मैंने 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया था और मुझे 5 घंटे लग चुके थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने स्टार्ट कितने बजे किया था। तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि सर सुबह के 5 बजे आपने चलना शुरू किया, 5 घंटे बाद यानी कि 10 बजे आप यहाँ पे पहुँच चुके थे। ये इसका आंसर है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है ये, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, क्लियर है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट को भाई बड़ी अहमियत दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास वक्त काफ़ी कम बचा हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट ही कहीं ना कहीं आपके लिए एक मददगार साबित होगा। आपने सिर्फ अपनी रिवीजन ही तो करनी है, क्वेश्चन को रिकॉल करना है। तो मिक्स क्वेश्चन आप जितने करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। चैप्टर वाइज की अब इतनी अहमियत नहीं है, जितना टाइम आपके पास कम बचा हुआ है। तो बेटर ये है कि आप मिक्स क्वेश्चन लगाएं, ताकि आपको वेराइटीज़ और आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी है, कि अगर आपके सामने अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कितनी जल्दी अलर्टनेस के साथ आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब भाई सिंगल चैप्टर करने में तो ये है कि आपका माइंड सेट फिक्स है कि इसी के चैप्टर के क्वेश्चन आने हैं, सारा कुछ माइंड में चल रहा है कि हाँ ऐसे करना है, तो आप कर भी पाते हैं। बट जहाँ पे बात आती है मिक्स क्वेश्चन की, तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि हम रियलिटी, हमारी जो प्रिपरेशन है वो कितने लेवल पे स्टैंड करती है। तो आप हमेशा मिक्स क्वेश्चन की अब कोशिश करें, इसलिए भाई आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, ताकि आप सारी चीज़, हर प्रकार के सवालों से रूबरू हो जाएं। हाँ जी, अगला सवाल आपके लिए क्या कहा गया, ए बी सी एक कार्य को 30, 60 और 120 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम किया है 30 दिन में कर सकता है, बी से मैंने पूछा उसने काम 60 दिन में कर देंगे, सी से पूछा गया तो उसने कहा कि हम 120 दिनों में कर देंगे। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं तो आप देख पा रहे हैं 120 एलसीएम है, ये 4 पे गया, ये 2 पे गया और ये 1 पे गया। ये भाई इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, क्या कहा गया, एक कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी कि अभी काम खत्म होने वाला था पर ए ने काम ड्रॉप कर दिया, और बी ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब इसने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अब आप मुझे ये बताएं
कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका भाई मैं आपको बहुत ही प्यारा सा तरीका बताता हूँ। जब भी कभी सवाल में ये कहा जाए कि कोई भी वर्कर लास्ट के दिनों में काम छोड़ता है, तो उसे छोड़ने मत दो काम, उसे काम करवाओ। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि हमें 120 काम तो करना ही था। ए यहाँ पे 10 दिन पहले काम छोड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर वो काम छोड़ के ना जाए तो 10 दिन वो कितना काम कर देगा? तो उसकी एफिशिएंसी 4 है, 10 दिन में वो 40 काम कर देगा। ठीक है, बी जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि बी जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 2। तो 5 दिन में वो कितना काम कर देता अगर वो ना जाए तो 10 काम करेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि आपका टोटल काम ये होना चाहिए था और मैंने किसी को भी जाने नहीं दिया, मैंने सबसे काम करवाया। तो अब सभी की एफिशिएंसी आप काउंट कर लो, 4, 2, 6 और 1, 7 डिवाइड बाई 7। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो क्या आ रहा है? 170/7, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये भाई वैसे तो भी होना चाहिए पर आप 170/7 दिन, इतने दिन आपको लग जाएंगे। ठीक है, ये भाई थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर पे फोकस करें। ठीक है, आपको एग्जाम में तो सही मिल जाएगा। अच्छा, अब ये भाई आपका जो आंसर है वो 170/7 है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे बच्चों। इसमें भाई अगर आप इसे x वगैरह मान के करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको मैं इसमें आराम से एक सोल्यूशन ये बता दिया है कि जब भी कोई बंदा लास्ट के दिनों में जाना चाहे तो उसे जाने मत दो, उससे काम करवा लो और डिवाइड में सभी की एफिशिएंसी लिख दो। ठीक है जी, ये काम करना आपने। अगला देखें, इसने क्या कहा? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन की बजाय बेईमान दुकान द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है? मतलब कि मुझे अगर इसमें सॉरी दुकानदार को मान लीजिए 25% का लाभ कमाना है, तो वो 1 किलो की जगह पे कितना वेट दे ताकि उसको इतना फायदा हो जाए। देखिए दोस्तों, वो चाहता है प्रॉफिट कितना हो मुझे? 25%। 25% को आप जानते हो प्यार से क्या कह सकते हैं? 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं ना CP 4 है, SP कितना होगा? 5। यानी कि वो सामने वाले से तो भाई 5 क्या नाम है 1000 ग्राम के पैसे ही लेगा ना प्रॉपर। तो यानी कि उसे ये देखना है कि मैं अपनी दुकान से कितने की चीज़ दूं, कितना सामान दूं। तो भाई SP जो है वो 1000 ग्राम है, तो 5 की वैल्यू हो गई 1000 ग्राम। कितने गुना है ये? तो 200 गुना। हमें तो ये देखना CP क्या रहा होगा उसके लिए, यानी कि वो अपनी दुकान से सामान कितने का देगा। तो वो अपनी दुकान से सिर्फ 800 ग्राम का ही सामान देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल काम था नहीं इसमें, बड़ी आसान सी चीज़ है। आ गया होगा समझ में? हाँ जी, क्लियर है ना? हाँ जी सर, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब बात करें इस सवाल की, सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है। बस आपने कौन सा नियम इसमें फॉलो करना है? तो भाई नियम है इसका बोर्ड मास, आपने इसके हिसाब से चलना है और कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखें जरा क्या है। स्टार्टिंग में देखूं तो 1/2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2, फिर +3 माइनस। अब ये देखिए 5 × 3, 5 × 3 है और मल्टीप्लाई है। इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पे गलती से आ गया है, 5 × 3। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें का, यानी कि 1/3, का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 15 माइनस। फिर अगर हम अंदर देखें तो भाई इसने कहा 75 डिवाइड बाय 28 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। अब ये आपने सिंप्लीफाई करना है, देखें भाई क्या आंसर आएगा। इससे हमने कट किया तो ये गया 5 पे, 1/2 + 3 माइनस 25, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 3, 3 से ये 3 कैंसिल। अगर हम इसका एलसीएम लेके माइनस करते हैं तो क्या आएगा?
-49/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं आ रही बात समझ में? तो बस ये है भाई, आप आराम से करते चलें, समझते चलें। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? आलू का मूल्य 10% बढ़ गया। तो भाई अब क्या करना पड़ेगा? अब इसने क्या कहा, उपयोग करने वाले ने आलू की खपत को कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी ताकि आलू का खर्च अपरिवर्तित रहे, कोई बदलाव ना आए। ठीक है, इसका बड़ा सरल सा तरीका है, 10% भाई इंक्रीमेंट हो गया तो मुझे यहाँ पे कमी कितनी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये आपने पता लगाना है। 10% को हम कह सकते हैं 10/100। अगर आप 100 पे ये इंक्रीज कर रहे हो तो ये वैल्यू रहेगी 10। जब भी कभी मान लीजिए कि वैल्यू बढ़ गई, दूसरी हमें कम करनी है, तो क्या करना होता, हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा, ऊपर की वैल्यू कभी नहीं बदलती। 100 पे आप 10 बढ़ा रहे हो तो वैल्यू कितनी हो चुकी है, 110, वो नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया 100/11। 100/11 का मतलब है 9.09%। पर आपको यहाँ पे सिंगल इन डेसिमल दे रखा है, तो भाई ये 9 है तो इसका मतलब इसको हमें एक बढ़ाना होगा, तो 9.1%। ये आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, क्या ये बात समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है वीडियो तो भाई इसे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? एक वस्तु है 12,000 रुपये उसका MRP है। ग्राहक को 2 छूट प्राप्त करने के बाद इसे 972 रुपये में वो चीज़ मिल जाती है। यानी कि कहने का मतलब है 1200 की कोई चीज़ थी, फाइनली हमने इसको 972 में बेचा। ठीक है, जब पहला डिस्काउंट मिला मुझे वो 10% का है, तो आपने पता लगाना है कि जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बात देखें तो 1200 पे 10% का डिस्काउंट यानी कि कितने रुपए कम हो गए, 1200। अब इसमें कितने कम हो गए, 120। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो भाई कितने रुपए की चीज रह गई, 1080। अब मैं ये वाली चीज इतने की अगर बेच रहा हूं तो क्या डिस्काउंट यहाँ पे देना पड़ रहा है मुझे, तो माइनस करते हैं। अगेन माइनस करूं तो मैं देख पा रहा हूँ 108 का डिस्काउंट है। अब 1080 पे 108 का डिस्काउंट है, तो वैसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 10% है। 10% यहाँ पे आपका सही जवाब आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? कोई परेशानी, कोई दुविधा तो नहीं? चलो जी, इसने क्या कहा, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। यानी कि 3 के पहाड़े में जो पहले 10 नंबर आएंगे उनकी एवरेज। अगर मैं शुरू करता हूं तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, और लास्ट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 30। इसकी एवरेज निकालनी है। अब मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा तरीका बता रखा है कि जब भी कभी गैप सेम हो, जैसे कि 3-3 का गैप है, तो पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 3 में और 30 को हमने जोड़ा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी कि 16.5। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, अगला सवाल देखें भाई, क्या है देखना इसमें। तो इन्होंने कहा कि एक डबल बेड का अंकित मूल्य है 42,000 रुपये, यानी कि जो MRP है वो है 42,000। ठीक है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट तो हमें मिल ही रहा है, ये 1,000 रुपये तो माफ हो जाएंगे। ठीक है, अब 5% से लेके 10% की छूट का भाई प्रावधान है, यानी कि वो कहता है कि वादा करता है, स्क्रैच कार्ड है, अगर आप स्क्रैच करते हैं तो 5 से 10% के बीच में
5 से लेके 10% तक की छूट मिल सकती है। ठीक है, तो बताओ न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर पता लगाना है, यानी कि वो फाइनली मैक्सिमम कितने का बेच सकता है दुकानदार, मिनिमम कितने का बेच सकता है, उनमें क्या अंतर आएगा। 42,000 है, 1,000 का डिस्काउंट तो कैश है, यानी कि 41,000 रुपये पे ही मुझे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब जो पहला डिस्काउंट मिलेगा 5%, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई क्या सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैं इसका 5% निकालता हूं तो इसका 5% कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2,050 रुपये। 2,050 रुपये अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो क्या आएगा भाई यहाँ पे हमारे पास, तो 38,950। हाँ जी, ये वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर वो डिस्काउंट 5% का देता है तो ये उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो ज़्यादा वाला होगा। अब मुझे निकालना है सेकंड नंबर, यानी कि 10% का डिस्काउंट। तो 41,000 में से अगर मैं 10% माइनस करता हूँ तो 4100 माइनस करना पड़ेगा। अब 4100 अगर मैं माइनस करता हूँ तो भाई क्या आ रहा है, 36,900, यही आ रहा है भाई। अब इसमें से अगर आप देखें तो भाई क्या जवाब आ रहा है, अगर मैं माइनस कर दूं, ये इसका सेलिंग प्राइस हो सकता था ज़्यादा वाला, ये हो सकता है सबसे कम वाला, इनके बीच में कितना अंतर आपको दिख रहा है, तो 2,050 रुपये का मुझे अंतर दिखाई दे रहा है, और यही इसका आंसर है। क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लियर है ये बात? ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर। 500 रुपये की धनराशि पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि होते हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 1.25। तो ब्याज की दर क्या रही होगी, देखो भाई जरा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर 2 साल के डिफरेंस की बात होती है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 500 रुपये हमारे यहाँ पे भाई प्रिंसिपल है, तो ये 500। आर हमें पता नहीं क्योंकि आर निकालना है, तो आर स्क्वेयर। नीचे यहाँ पे कितनी बार 100 है, तो 2 बार। डी है आपका 1.25, 2 जीरो तो ये कट गई। ठीक है, अगर हम देखें तो भाई अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 125, फिर ये वाला 5 डिवाइड में आएगा तो 25 पे कट। स्क्वेयर को उधर भेजते हैं तो आर की वैल्यू आएगी 5% इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं। ये लो भाई, उससे भी आसान सवाल, चतुर्थ अनुपात पता लगाना है। भाई चौथा अनुपात बताना कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में ये 12 गुणा 14 डिवाइड बाई 3, यानी कि क्या आंसर आएगा, 14 गुणा 4 56। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? हाँ जी सर, आगे बढ़ो फिर, चलते जाओ, रुकना नहीं है बस। आपने ए और बी किसी काम को 18 और 36 दिनों में करते हैं। ए काम कर रहा है 18 में, बी उसी काम को करता है 36 में। ठीक है जी, 8 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। पहले तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 36, ये आ गया 2 पे और ये आ गया 1 पे, तो 2 और 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या कहा, यानी कि 8 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया। अगर ये दोनों 8 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 काम हो जाएगा। 36 में से अगर 24 कर दिया तो कितना काम बचा हुआ है, 12। अब बी से मुझे सारा काम करवाना है, बी की रफ्तार है 1 और ये काम बचा हुआ है 12। आप खुद से ही बताओ भाई कितने दिन लग जाएंगे। वो डेली एक काम करेगा तो 12 काम करने में 12 दिन का ही वक्त लगेगा। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। हाँ, बाकी भाई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि भाई जो भागीदारी आपकी होनी चाहिए आप उसे बखूबी निभाएंगे। यानी कि आपको डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, आपको कुछ अच्छा लगा तो भी कमेंट करके हमें बताएंगे, कुछ आपको सजेशन देना है तो भी आप हमें सारी सूचनाएं
कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारे बीच एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप अपनी तरफ से भी प्रयास करें कि भाई कैसे आप अपनी चीज़ों को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हमेशा सम्मान रहेगा भाई, जो भी आपका फीडबैक रहेगा, कुछ कंप्लेंट है उसका भी और सजेशन है उसका भी। ठीक है, हम आपके भाई हर चीज़ का सम्मान करते हैं, क्योंकि आप देश के भविष्य बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है? 18, 24 और 25 से विभाजित 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब इसने क्या कहा कि इनसे तो डिवाइड होना चाहिए और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब दो मसले हैं मेरे सामने, एक तो इनसे डिवाइड भी चेक करना है, ठीक है, और 6 अंकों की वो संख्या भी होनी चाहिए, वो भी सबसे छोटी, और उनके अंकों का योग पता लगाना है। यानी कि पहले तो मुझे संख्या लेके आनी है, फिर मुझे अंकों का योग भी पता लगाना है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। आपको ये पता है कि आप इन सभी का क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम तो आना ही आना है, ये बात तो तय है। अब ये देखो भाई, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम में 18 भी आएगा। अब 18 से कोई नंबर आएगा तो क्या उसमें 9 का भाग लगेगा? 9 का भाग लगने का मतलब है कि उसके अंकों का जो जोड़ होगा वो डेफिनेटली 9 के मल्टीपल में आएगा ही आएगा। तो आप ये देखो कि कौन से इसमें से ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंकों का जोड़ 9 बैठेगा। तो क्या इनका आ रहा है 2 और 1 3 गलत है, 5 और 1 6 गलत है, 1 जमा 0 1 गलत है, बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं डी ऑप्शन 9 के पहाड़े में आ रहा है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आपने भाई इसमें कुछ भी फाइंड नहीं करना है कि 6 अंकों की क्या संख्या रही होगी या एलसीएम क्या रहा होगा, बस आप यहाँ पे सम ऑफ डिजिट से काम चला सकते हैं, क्योंकि 9 का रूल यही कहता है सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये। अगला देखें क्या कहा गया। 5 और 12 के तृतीय अनुपात का 5 8 9 के चतुर्थ अनुपात से क्या अनुपात होगा? तो पहले मैं इनका तृतीय अनुपात निकालता हूँ। तृतीय अनुपात होता है 12 स्क्वायर बटे में 5 रेशो। अब मैं इनका निकालता हूँ चतुर्थ अनुपात, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है जी, सोल्व करते हैं। 5 से 5 गया, ऊपर बात करें तो हो गया 144, नीचे बात करें तो 72, रेशो है 2:1, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है इतनी बातें? कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? तो इन्होंने कहा कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघला के आपने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद बनाई। अब कितनी गेंदें बन सकती हैं? अब आपको पता है कि एक बड़ा स्फेयर है, उसको आपने छोटे छोटे स्फेयर में तब्दील कर दिया है, तो आपने पता लगाना है कितने स्फेयर बन सकते हैं। इसका बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। वैसे फॉर्मूला अगर मैं प्रॉपर लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं, ये भाई मान लीजिए बड़े वाला स्फेयर है और ये नीचे छोटे वाला है। मैं अगर डिवाइड करूँगा तो इससे मुझे पता लगेगा कि छोटे छोटे कितने स्फेयर बन सकते हैं। तो ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ऊपर वाले का भाई अगर हम बात करें तो रेडियस क्या है 21, नीचे वाले का क्या है 777। कट करते जाएंगे, बस आप देख पा रहे हैं कि आंसर, आई थिंक कईयों का आंसर आ भी चुका होगा 27। ये आपने करना था। तो एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप स्फेयर से स्फेयर बना रहे हैं तो ऊपर वाले का क्यूब डिवाइड बाय नीचे वाले का क्यूब, मतलब बड़े वाले रेडियस का क्यूब डिवाइड बाय छोटे वाले रेडियस का क्यूब रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, पक्का? हाँ जी सर। आगे बढ़े। क्या कहा गया? इन्होंने कहा एक सब्जी बेचने वाला वजन से 12% कम देता है और फिर क्रय मूल्य 32% का लाभ भी कमाता है। मतलब दो जगह उसने भाई मुनाफा कमाया, एक कम तोल के भी कमाया और एक सामने से कह के तो ले ही रहा है कि भाई हाँ मेरे को 32% का प्रॉफिट चाहिए चाहिए। ठीक है जी, तो कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? अब उसने कहा कि 12% कम वजन दे रहा है,
12% को अगर मैं फ्रैक्शन की भाषा में लिखता हूँ तो वो होता है 3/25। ठीक है, कम दे रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसे 25, यानी कि वो 25 रुपये सामने वाले से ले रहा है और उसको 22 का ही सामान दे रहा है। 12% कम दे रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो 22 रुपये की चीज़ है, उससे 25 रुपये सामने वाले से ले रहा है। ये उसका सीपी है और ये उसका एसपी है। यही मतलब हुआ कि सामने किसी ने मांगे कि 25 रुपये का सामान दो, उसने 3 रुपये कम का सामान दिया, यानी कि 25 रुपये सामने वाले से लेता है लेकिन सामान 22 रुपये का ही देता है। तो ये तो हुआ उसने भाई जो वेट कर, मतलब कि वजन करते टाइम जो झोल किया। अब बारी आती है प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो प्रॉफिट कमा रहा है 32%। ये तो उसने कहा है कि मैं तो ये कमा के ही रहूँगा। ठीक है, अगर मैं इसे कट करता हूँ तो ये 8/25, 25 रुपये की चीज़ थी, उसने कहा मैं इस पे 8 रुपये कमा रहा हूँ, खुल के कह रहा है। तो 25 रुपये की चीज़ है, उसको वो कितने की बेच रहा है, 33 रुपये में। ठीक है, अब आपने पता लगाना है कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये आप ढूंढ के लाओ। तो मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इधर इसके इधर इसके, तो 25 गुणा 22 करना है तो ये हो गया 550, और मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो पहले मैंने 25 की 3 से कर ली, यानी कि 75। अब 75 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से, तो 5 7 5 12 और ये 825। ये भाई आपका सीपी है, ये उन्होंने टोटल इतने में बेचा है। तो देखना कितने का गैप आ रहा है। तो अब अगर हम गैप की बात करते हैं तो 275 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। सीपी कितना है, 550। बस ख़त्म ही समझो, आपका आंसर आ चुका है। ये देख पा रहे हो, इसका हाफ है। हाफ को हम क्या कह सकते हैं, 50%। ये भाई आपका आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कोई परेशानी नहीं, क्लियर है सभी को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पे और जो बच गया उसका 75% अन्य खर्चों पे खर्च करते हैं। अभी भी उनके पास 1700 रुपये बच जाते हैं। बताओ उनकी मासिक आय क्या थी। हमने माना कि भाई x रुपये कमाते थे, 15% उन्होंने किराए पे कर दिया। आप जानते हो 5% कितना होता है, 1/20। तो 15% क्या हो गया, हाँ जी 5% हो गया 1/20 और 15% हो जाएगा 3/20। यानी कि 3/20 उन्होंने खर्च कर दिया। 20 में से अगर 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो 17/20 मल्टीप्लाई 75% उन्होंने और खर्च कर दिया, यानी कि 3/4 और खर्च कर दिया। तो उनके पास बचा कितना, तो आप कहेंगे 1/4। फाइनली ये कितने के बराबर है, 1700। 17 से 17 कट गया, x की वैल्यू क्या आएगी, तो 20 चौक 80 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई भाई सभी को? कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं? ओके जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया, एक ट्रेन बिना रुके 75 की स्पीड से औसत चाल से वो दूरी तय करती है। रुकती है तो भाई उसी दूरी की जो स्पीड आती है वो 65 की आती है। तो अब जरा ये बताओ कि उसने भाई प्रति घंटे कितने मिनट के लिए कहीं ना कहीं उसने ब्रेक लिया, स्टॉप लिया। तो 75 की दूरी थी, 75 की स्पीड नॉर्मली थी, लेकिन 65 में वो पहुंच रही है। अब ये बताओ कितने की कमी आई है, 10 की। कितने पे, 75 पे। यानी कि हर घंटे इतने की कमी आई है। अब मुझे ये भाई इतने आवर की कमी आई है हर घंटे, पर ये तो फ्रैक्शन में है, मैं इसको मिनट में तब्दील करता हूँ तो 60 से मल्टीप्लाई। आप कह सकते हैं कि उसने हर आवर 8 मिनट का ब्रेक लिया है, यानी कि वो कहीं ना कहीं रुकी है हर घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 8 मिनट का ब्रेक आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी की रेशो 5:8 है, बी सी की रेशो 4:7 है, तो ए बी सी की रेशो बताएं। क्या ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं।
अब ये देखें ए बी क्या है 5 8 और बी सी क्या है ये 4 8। तो मैंने क्या किया, इस ये 8 है तो यहाँ भी बी की वैल्यू को 8 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करते क्या बन जाएगा 8 14। तो ए 5 बी 8 और सी 14, 5 8 14, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। चलो जी, तो ये भाई आपके कुछ क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस सेट में, और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करते रहें, और जो भी बच्चा नया है उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भाई और भी अपडेट्स मिलते रहें। इन फ्यूचर भी और भी क्लासेस होंगी जो कहीं ना कहीं भाई अलग अलग वे में आपके भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव हैं उनके काम आती रहेंगी। तो अच्छी चीज़ें जितनी रीच हो सकें भाई उसे आपने पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना भाई ख्याल रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। पढ़ाई भाई अपनी सिर्फ सबसे पहला काम आपका पढ़ाई है, क्योंकि वो आपके घर वालों का भी ड्रीम है और आपका भी ड्रीम है। तो जब भाई इतने लोगों का ड्रीम है तो फिर तो वहाँ पे कोई भी भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।